हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए आईसीएसई 10th बोर्ड साइंस पेपर 3 बायोलॉजी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है ऑब्वियसली फ्रॉम पास्ट ईयर्स। तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे और इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस सम मोर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले इतना तो आपको पता ही होगा कि जो आपका बायो का क्वेश्चन पेपर होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स ईच, और आपको सारे सॉल्व करने होते हैं। और क्वेश्चन बी में टोटल 6 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से आपको ओनली 4 आपको करने होते हैं। तो क्वेश्चन 1 जो है वो है यहाँ पे नेम द फॉलोइंग। नेम द फॉलोइंग का जो फर्स्ट पार्ट है, द प्रोसेस बाय विच रूट हेयर एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम सॉइल। तो ये जो रूट हेयर सेल है ये वाटर एब्जॉर्ब करती है सॉइल से। अब जो वाटर है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है। तो वो कौन सा प्रोसेस है जो कि थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, जिसमें वाटर मूव करता है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गन विच प्रोड्यूस यूरिया। देखो, यूरिया प्रोड्यूस होता है बॉडी में बिकॉज ऑफ द प्रोसेस डीअमीनेशन। डीअमीनेशन क्या होता है? हम जितना भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में, उसमें से जो जितना प्रोटीन एट अ टाइम बॉडी को रिक्वायर होता है बॉडी यूज कर लेती है। वी कैन नॉट स्टोर एनी एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो उसके बाद जितना भी एक्सेस प्रोटीन हमने कंज्यूम किया है उसका होता है डीअमीनेशन। जो अमीनो एसिड है वो ब्रेक डाउन होते हैं अपने कंपोनेंट्स में। एज अ रिजल्ट बनता है यूरिया। और ये सब जो होता है ये होता है लिवर में। यहाँ पे कई बच्चे किडनी लिख के कंफ्यूज करते। किडनी एक्सक्रीट करता है यूरिया को इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। किडनी में यूरिया बनता नहीं है। किडनी सिर्फ यूरिया को फिल्टर करता है ब्लड से और बॉडी से बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है। यूरिया बनता लिवर में है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस डीअमीनेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द काइंड ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट मायोपिया। अब मायोपिया वो डिसऑर्डर है जिसमें जो आई लेंस है वो टू मच कर्व्ड हो जाता है, या फिर आई बॉल जो है वो पीछे से बहुत ज्यादा लेंथन हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली जो लाइट रेज हैं वो रेटिना से पहले ही कहीं पे कन्वर्ज हो जाती हैं। और क्योंकि ये लाइट रेज रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो ऑब्वियसली वो जो चीज है वो देखने वाले को दिखाई नहीं देती। तो इसको करेक्ट करने के लिए ऐसा लेंस चाहिए जो कि लाइट रेज को डाइवर्स करे। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। डाइवर्स कौन सा लेंस करता है? कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिट्यूटरी हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। चाइल्ड बर्थ हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जिसका फंक्शन होता है टू इंक्रीज द यूट्रल कॉन्ट्रैक्शन फॉर टू फैसिलिटेट द चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लड वेसल विच सप्लाइज द ब्लड टू लिवर। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रही है या कैसा ब्लड सप्लाई कर रही है, तो लेकिन सप्लाई द ब्लड का मीनिंग यहाँ पे अगर हम निकालना चाहें, सप्लाई तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेंशन नहीं है तो यहाँ पे हम हिपैटिक पोर्टल वीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हिपैटिक पोर्टल वीन वो वीन होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन
स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन और स्टमक, यहाँ से निकली हुई वीन्स से मिलने से बनती है, और जो भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है उसको कहाँ पे ले जाती है अल्टीमेटली? लिवर में, फॉर जितना भी एक्सेस अमाउंट के जो न्यूट्रिशन हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कोई भी एक्सेस में अगर ग्लूकोज खाया है तो उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है, कोई एक्सेस में अगर फैट्स कंज्यूम किए हैं उन्हें स्टोर करना है, एक्सेस में अगर प्रोटीन कंज्यूम किए तो उसका डीएमिनेशन होना है, तो वो सारा काम कहाँ हो रहा है? लिवर में हो रहा है। तो ये हिपैटिक पोर्टल वीन वो वीन है जो कि ये सारे न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को लीवर तक लेके आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वीन भी आ सकता है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच 4 ऑप्शंस गिवन बिलो। मरीन फिश व्हेन प्लेस्ड इन टैप वाटर बर्स्ट बिकॉज ऑफ, तो इसका देखो, मरीन फिश है यानी सेलाइन वाटर में रहती है, सेलाइन वाटर जिसकी जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है ऑलरेडी नॉर्मल वाटर से बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर मरीन फिश को ऐसे वाटर में सरवाइव करना है तो मरीन फिश अडेप्टेड होती है बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वाटर में रहने के लिए, तो जो उसकी सेल होती हैं वो अपने सराउंडिंग से भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सेल सेप वाली होती हैं, सेलाइन वाटर से भी ज्यादा सेल सेप कॉन्सेंट्रेशन सेल सेप वाली होती है। ऐसी सेल वाली फिश को अगर आप टैप वाटर में डाल दोगे तो टैप वाटर में क्योंकि टैप वाटर में और इसकी सेल में क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा, तो एक्सेस में एंडोस्मोसिस होगा, और एक्सेस एंडोस्मोसिस की वजह से जो ये सेल है वो बस्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर है एंडोस्मोसिस। वैसे भी देखो, अगर आप ऑप्शन से भी देखो, ठीक है, तो डिफ्यूजन तो नॉट एट ऑल आंसर, क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आ रही है बीच में, ठीक है। एक्सोस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस किसकी वजह से होता है? एक्सोस्मोसिस की वजह से होता है, तो ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है। बस्ट हो रही है, सेल बस्ट हो रही है। बस्ट कब होता है? कोई बलून है, बलून बस्ट कब होगा? जब आप उसमें एक्सेस में हवा डाल दोगे, यानी अंदर उसके एक्सेस में हवा भर दोगे, तब बलून बस्ट होगा, थोड़े ही वो सिकुड़ेगा, है ना। तो इसीलिए सेल भी कब बस्ट होगी? जब आप में से एक्सेस में वाटर कंटेंट चला जाएगा, अंदर जा रहा है वाटर कंटेंट, इसका मतलब कि आंसर डेफिनेटली एंडोस्मोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंथेसिस फेज इन द सेल साइकिल इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ द सिंथेसिस ऑफ मोर। देखो, सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज में डिवाइड करती है सेल, इंटरफेज इंटरफेज जो है उसे सेल रेस्टिंग पीरियड बोलता है, लेकिन एक्चुअल में सेल इसमें रेस्ट नहीं कर रही है, सेल इसमें एक्टिवली प्रिपेयर कर रही है अपने आप को फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन। तो ये जो इंटरफेज होता है ये 3 फेजेस में डिवाइड होता है, ग्रोथ 1 फेज, एस फेज और ग्रोथ 2 फेज। अब जैसे कि जब सेल डिवाइड होती है, जैसे माइटोसिस की अगर आप बात करो, तो माइटोसिस में अगर सेल डिवाइड करेगी तो डिवाइड करने पे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम रहेंगे, लेकिन एक तो उसका साइज शॉर्ट हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है वो आधा आधा डिवाइड हुआ है, प्लस यहाँ पे जो सेल डिवाइड कर रही है उसमें क्रोमोसोम जो होते हैं इस तरीके से टेट्रेड की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब डिवाइड हो जाते हैं तो डिवाइड होने के बाद इस तरीके से सिंगल सिंगल क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ डबल सिस्टर क्रोमेटिड वाली फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहा लेकिन जो डीएनए वो तो आधा हो गया। यहाँ अगर डीएनए का अमाउंट अगर आप 2C मानो, तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट CC रह गया, आधा आधा हो गया। डिवाइड हो रही है तो कुछ तो डिवाइड होगा ही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहा पर जो डीएनए है उसका अमाउंट आधा आधा हो गया। इस कंडीशन में ये सेल दोबारा तुरंत तो डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इसका साइज भी छोटा हो गया है, इसका डीएनए का कंटेंट भी रिड्यूस हो गया है। तो अगर अब इस सेल को दोबारा डिवाइड करना है तो इसे बहुत ज्यादा सिंथेसिस करने पड़ेंगे, अपने आप को साइज में ग्रो करना पड़ेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले जो ग्रोथ 1 फेज होती है, इसमें सेल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ाएगी, अपना सेल साइटोप्लाज्म बढ़ाएगी, सेल के जो
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से उनका सिंथेसिस होगा। कुछ सेल जीवन फेज में ही रह जाती हैं जिन्हें बाद में डिवाइड नहीं करना होता है, या फिर बहुत बाद में कभी डिवाइड करती हैं तो करती हैं, नहीं तो जैसे लिवर की सेल है जो एक्सीडेंटली कभी डिवाइड करती हैं, जैसे न्यूरॉन हो गया, ब्लड सेल्स हो गई, जो डिवाइड नहीं करती हैं कभी भी, तो फिर उस कंडीशन में इस फेज को G0 फेज बोल देते हैं, क्विसेंट फेज बोल देते हैं। तो उसके बाद अगर सेल डिवाइड कभी करना चाहे तो वो एस फेज में एंटर करती है। एस फेज डेडिकेटेड फेज हो जाता है। अगर एक बार सेल इस फेज में एंटर कर जाए तो वो फिर स्टेप बैक नहीं कर पाती, उसको फिर अल्टीमेटली डिवाइड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस फेज में होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए जो है वो अपने जैसी कॉपी डीएनए बनाता है। यानी ये जो सिंगल सिंगल सिस्टर क्रोमेटिड वाली फॉर्म में है क्रोमोसोम, अब ये डबल सिस्टर क्रोमेटिड वाली फॉर्म में आ जाएंगे। तो यही हमसे पूछा है कि सिंथेसिस फेज यानी एस फेज जो है सेल साइकिल का, इसे सिंथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या सिंथेसाइज होता है? इसमें मोर डीएनए सिंथेसाइज होता है। फिर उसके बाद आती है G2 फेज। इसमें जितनी भी सेल डिवीजन, अगला जो M फेज होने वाली है उसके लिए जितने भी एंजाइम नीडेड है, उन एंजाइम्स का सिंथेसिस जो होता है वो G2 फेज में होता है। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट सेल साइकिल का। उसके बाद नेक्स्ट आता है, while recording the pulse rate, where exactly does a doctor press on our wrist? तो wrist में हमारी पल्स रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि नॉर्मली जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो काफी डीपली सीटेड होती हैं, लेकिन हमारी कलाई में जो हमारी रेडियल आर्टरी होती है वो काफी ऊपर होती है, और इसीलिए कलाई पे पल्स रिकॉर्ड की जाती है। और आर्टरी पे ही क्यों प्रेस किया जाता है? क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट के थ्रू आता है। तो जिस रेट से हार्ट ब्लड सप्लाई कर रहा है उस रेट को हम आर्टरी की वॉल में जो जर्क हो रहे हैं उनको काउंट करके फील कर सकते हैं। तो इसलिए हम आर्टरी प्रेस करते हैं टू रिकॉर्ड आवर पल्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मस्कुलर वॉल इज एब्सेंट इन। तो मस्कुलर वॉल कैपिलरी में एब्सेंट होती है। कैपिलरी सबसे ज्यादा फाइन वॉल वाली ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे थिक मस्कुलर वॉल आर्टरीज में होती है, और वीन में भी मस्कुलर वॉल होती है पर थिन होती है, लेकिन कैपिलरी में कंप्लीटली एब्सेंट होती है। Which one of the following does not affect the rate of transpiration? लाइट अफेक्ट करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाती है। विंड भी अफेक्ट करती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो जाती है। एज ऑफ प्लांट एक ऐसा फैक्टर है जो कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट नहीं करता। Now, the statement given below are incorrect. Rewrite the correct statement by changing the underlined word. Deafness is caused due to the rupturing of पिन्ना। पिन्ना नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा टिम्पैनम। कई बार बच्चे ईयर ड्रम लिख देते हैं। देखो, ईयर ड्रम ठीक है, करेक्ट आंसर है, पर ये टेक्निकल टर्म नहीं है, तो वी शुड अवॉइड राइटिंग इट, क्योंकि वी मे नॉट गेट द मार्क्स फॉर राइटिंग ईयर ड्रम। तो हमें टेक्निकल टर्म लिखनी है, दैट इज टिम्पेनम or tympanic membrane. Gyri and sulci are the fold of cerebrum, not cerebellum, cerebrum. Free movement of solute in and out of the cell take place across cell wall, क्योंकि cell wall freely permeable होती है, cell membrane selectively permeable होती है, वो free movement allow नहीं करती, cell wall free movement allow कर देती है. The solvent used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch is methylated spirit. Next is nephron are the basic unit of brain. Nephron are the basic unit of kidney, not brain. Brain की जो basic unit होती है वो होती है neuron. Next है, given below are the set of 5 terms each.
रीराइट द करेक्ट ऑर्डर इन लॉजिकल सीक्वेंस। सो यहाँ पे सबसे पहले आता है प्लेटलेट्स। कोई भी जब भी आपकी कोई भी वुंड होता है जहाँ से ब्लड लॉस स्टार्ट होता है तो वहां पे सबसे पहले प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं। दे रिलीज अ फैक्टर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट्स थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इन डिसॉल्व फाइब्रिनोजन प्रोटीन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन। तो इनसॉल्युबल फाइब्रिन का एक मैश बन जाता है अराउंड द वुंड जहाँ पे ब्लड सेल्स अटकने लग जाती हैं एंड द ब्लड लॉस स्टॉप, ब्लड गेट क्लॉट। ये बहुत इजी है। ये सबसे पहले पिन्ना एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, फिर मिडिल ईयर आता है, तीन ईयर ऑसिकल्स आती हैं। सीक्वेंस अगर आपको याद नहीं होता तो एक वर्ड आप याद कर सकते हो, मिस, मेलियस, इनकस, स्टेप्स, और अल्टीमेटली सबसे एंड में आता है इंटरनल ईयर का पार्ट, दैट इज कोक्लिया। देन ये बहुत आसान है, रिसेप्टर रिसीव करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई, देन सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड में मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक। उसके बाद आता है, ये एक फूड चेन का सीक्वेंस है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आएंगे ग्रीन लीफ, उन्हें कंज्यूम करता है कैटरपिलर, कैटरपिलर को कंज्यूम करता है फ्रॉग, फ्रॉग को कंज्यूम करता है स्नेक, और स्नेक को कंज्यूम करता है आउल। आउल इज अ टॉप कंज्यूमर। देन ये सॉइल वाटर, उसके बाद आता है आपका कॉर्टेक्स, नहीं सॉरी, रूट हेयर, रूट हेयर के बाद आता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद आता है एंडोडर्मिस, और सबसे अंदर होता है जाइलम। तो ये आपके करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस हो गए पांचों क्वेश्चन के। नेक्स्ट है ऑड वन आउट चूज करना है और कैटेगरी ऑफ अदर्स बतानी है टू विच दे बिलोंग। तो यहाँ पे सेंट्रल कैनाल ऑड है क्योंकि ये पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। बाकी ये सारे जो है वो पार्ट है आई के, सो दीज आर द पार्ट ऑफ आई। देन यहाँ पे एडीएच इज ऑड, बाकी सारे ये एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एफएसएच, ये सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं। ये सारे ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है। बात एडीएच जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। फिर आता है फोस्फेट, आरएनए, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पे आरएनए ऑड है क्योंकि बाकी ये जो तीनों है ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है। तो जब शुगर, राइबो शुगर या डीऑक्सी राइबो शुगर नाइट्रोजनस बेस से जुड़ती है तो वो बनाती है न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड के संग जब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो वो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं इधर डीएनए और आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे ये जो शुगर है ये कौन सी है। राइबो शुगर है तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनेगा और आरएनए बनेगा। डीऑक्सी राइबो शुगर है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा और फिर वो क्या बनाएगा, डीएनए बनाएगा। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं जो कि वेरियस न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। तो आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और ये सारे हैं कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट आता है बाइल, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। यहाँ पे बाइल जो है वो ऑड है, बाकी सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अमोनिया,
जितने भी वाटर वाले हाइड्रोसील एनिमल्स जो होते हैं जैसे फिशेस वगैरह हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए एक्सेस ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। यूरिक एसिड बर्ड्स रिलीज करते हैं, जिन्हें यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए काफी कम अमाउंट में वाटर रिक्वायर होता है। और यूरिया जो होते हैं वो हम जैसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं, क्योंकि यूरिया को एक्सक्रीट करने के लिए मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। बाइल जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है। उसके बाद आता है एडिसन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, एक्रोमेगेलियन, ल्यूकीमिया। क्योंकि ल्यूकीमिया वो डिजीज है जिसमें नंबर ऑफ WBC एबनॉर्मली इंक्रीज हो जाती है। बाकी ये सारे जो है वो हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, हार्मोनल डिसऑर्डर। तो कैटेगरी ऑफ रेस्ट हुई हार्मोनल डिसऑर्डर्स। Next question, choose between the two options to answer the question specified in the bracket for the following. Blood in the renal artery or renal vein, which one has more urea? देखो, more urea उसमें होगी ब्लड वेसल में जो किडनी के अंदर जाएगी, क्योंकि किडनी का काम होता है यूरिया क्लीन करना, और किडनी से बाहर जो ब्लड वेसल आएगी उसमें लेस यूरिया होगी। तो रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जा रही है, जो कि यूरिया लेके जा रही है, वो यूरिया किडनी में फिल्टर हुई। तो जो रीनल वेन किडनी से बाहर निकली उसमें यूरिया कम है, उतनी नहीं है जितनी रीनल आर्टरी में। तो मोर यूरिया होती है ऑब्वियसली रीनल आर्टरी में। पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ विच सराउंड द ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई कोक्लिया की मिडिल कैनाल में होती है। कोक्लिया अंदर से देखें तो 3 कैनाल में डिवाइड होती है, अपर, लोअर और मिडिल। या मिडिल वाली की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वहां पे ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होता है। कोक्लिया की जो अपर और लोअर कैनाल है यहाँ पे पेरिलिम्फ भरा होता है, और जो मिडिल कैनाल है यहाँ पे एंडोलिम्फ भरा होता है। तो ऑब्वियसली ऑर्गन ऑफ कोटाई को कौन सराउंड करता है? एंडोलिम्फ। लेंटिसल और स्टोमेटा विच वन रिमेन ओपन ऑलवेज? लेंटिसल, क्योंकि ये परमानेंट ओपनिंग होती है ऑन द ओल्ड वुडी स्टेम्स। स्टोमेटा जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम ओपन होते हैं और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्लोज हो जाते हैं। स्क्लेरोटिक लेयर और कोरोइड लेयर विच फॉर्म्स द आइरिस? आइरिस is the extension of choroid layer, second layer. Blood in pulmonary artery or pulmonary vein, which one contain less oxyhemoglobin? तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन वो एक्सेप्शन है। नॉर्मली जो वीन होते हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो आर्टरी होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट से निकलती है, लंग तक जाती है, राइट साइड ऑफ हार्ट से निकल के लंग तक जाती है टू गेट द ब्लड ऑक्सीजनेटेड, यानी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। तो ऑब्वियसली लेस ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसमें होगा? पल्मोनरी आर्टरी में। सो आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है मैच द आइटम्स गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड बी। क्रिएटिनिज्म, क्रिएटिनिज्म वो डिजीज है जो कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से होती है। तो थायरोक्सिन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से 3 डिजीजेस होती हैं, क्रिएटिनिज्म, मिक्सिडिमा एंड सिंपल गॉइटर। ये तीनों डिजीज हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से होती हैं, पर अल्टीमेट कॉज जो होता है वो होता है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस वो बीमारी है जिसमें पर्सन फ्रीक्वेंटली यूरिनेट करता है, क्योंकि उसकी किडनी ट्यूब्यूल से वाटर जो है प्रॉपर्ली रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता और उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में यूरिन बनता है। और ये होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो इसका सही मैच है ऑप्शन डी, हाइपोसिक्रीशन ऑफ वेसोप्रेसिन। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर एक सेल्फ इम्यून डिजीज है जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है वो अपना साइज इंक्रीज करके बहुत ज्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट में थायरोक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका सही मैच है हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन, दैट इज जी।
एड्रिनल विरिलिज्म वो डिजीज है जिसमें फीमेल्स में मुस्टाचेस और बियर्ड आने लगती है और मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जो सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन है जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के से रिलीज होते हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज होने लग जाते हैं और अनयूजुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट मैच है वो है हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ड्वार्फिज्म वो डिजीज है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन की बॉडी ग्रोथ बहुत कम रह जाती है, वो ड्वार्फ की तरह दिखने लगता है। क्योंकि ये डिक्रीज सिक्रीशन की वजह से होता है तो इसका ऑप्शन है सी, हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड शोन इन द डायग्राम। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स के नीचे नेक में इस तरीके से बाइलोब्ड एच शेप्ड जो ग्लैंड होती है, बाइलोब्ड ग्लैंड जो होती है एच शेप्ड, ये है थायराइड। Name the secretion of the gland which regulate basal metabolism. थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है थायरोक्सिन हार्मोन, वो बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को कंट्रोल करता है। तो द सिक्रीशन इज थायरोक्सिन। नेम द मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस हार्मोन इज आयोडीन। नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन। अभी अभी मैंने मैच द कॉलम में डिस्कस किया था। तो ये तीनों वो डिजीज हैं जो कि अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से या हाइपो सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन की वजह से कॉज होती हैं। इसमें आप कोई सा भी गॉइटर, क्रिएटिनिज्म, मिक्सिडिमा, कोई सी भी डिजीज का नाम लिख सकते हो अंडर सिक्रीशन में। हाइपर सिक्रीशन में अभी अभी हमने मैच द कॉलम में डिस्कस किया है, थायरोक्सिन के हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन 2। ये भी 40 मार्क्स का रहेगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो एक ब्लॉक डायग्राम है, आपको इसको स्टडी करना है और फिर क्वेश्चन जो नीचे गिवन बिलो जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। तो नेम द पार्ट्स लेबल 1, 2, 4 एंड 6। सो 1 जो है राइट साइड ऑफ हार्ट से लंग्स की तरफ जा रही है, तो ऑब्वियसली ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। 2 जो है वो लंग्स से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आ रही है, तो ऑब्वियसली ये हो गई पल्मोनरी वीन। 4 किडनी लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से जो मेन ब्रांच निकल रही है 3 जो कि क्या हो गई ऑर्टा। ऑर्टा की सब ब्रांच जो कि किडनी में जा रही है 4, तो ये 4 हो गई रीनल आर्टरी क्योंकि ये किडनी में जा रही है। और ऑर्टा की ही वो सब ब्रांच जो लिवर में जा रही है 6 नंबर, वो हो गई हिपैटिक आर्टरी। ठीक है। Give the number and name of the vessel which contain the maximum amount of urea a few hours after a protein rich meal. जब आपने प्रोटीन रिच मील खाई है वो कुछ समय बाद आप अगर देखोगे, यानी वो कुछ समय बाद यानी उसका डाइजेशन हो चुका है और डीअमीनेशन हो चुका है, तो किसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगी? उस ब्लड वेसल में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होगी जो लिवर से निकली है। दैट इज नंबर 5। लिवर से निकली है, इसका मतलब ये क्या है? हिपैटिक वीन। ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ द ब्लड वेसल नंबर 3 का पूछा है, यानी ऑर्टा का पूछा है। ऑर्टा क्या है? एक आर्टरी है, तो आप उसकी नैरो ल्यूमन बनाओगे एंड देन थिक वॉल बनाओगे, और थिक वॉल बनाने के बाद आप उसकी अच्छे से लेबलिंग करोगे। जो आर्टरीज की आउटर वॉल, इनर वॉल और मीडियम वॉल होती है, उसका आप साइंटिफिक नेम जो है यहाँ पे दोगे। तो सबसे एक्सटर्नल वॉल जो होती है कनेक्टिव टिश्यू वाली जो होती है, तो सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू है,
बीच में क्या है? मस्क्यूलर वॉल है, स्मूथ मसल, मिडिल लेयर, स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर। और सबसे अंदर जो है वो क्या है? एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम, जो लाइन कर रही है इसकी ल्यूमेन को। नेक्स्ट पार्ट है मेंशन टू स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन 3 एंड 8। तो 3 तो अभी अभी हमने देखा ऑर्टा है, और 8 नंबर पे आई गेस वीना कावा है। लेट्स चेक। यस, 8 नंबर पे वीना कावा है। तो हमें वीना कावा और ऑर्टा के बीच में 2 स्ट्रक्चरल डिफरेंस देने हैं। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस में वीना कावा हैज नैरो ल्यूमन, ऑर्टा सॉरी wider lumen, Orta has narrow lumen. Orta has thicker wall and Vena cava has thinner wall, and Orta doesn't have any valve inside the inside it, but Vena cava has many valve inside it. तो आप ये स्ट्रक्चरल डिफरेंस मेंशन कर सकते हो। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन the following pair on the basis of what is given in bracket: lymphocyte and neutrophils. lymphocyte स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे हमको इनको डिफरेंशिएट करना है। तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें सिंगल बिग न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक लिम्फोसाइट है, इसमें इस तरीके से बड़ा सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूट्रोफिल्स में लोब लोब की फॉर्म में इस तरीके से लोब्यूलर 3 to 4 लोब वाला जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है इस तरीके से। Beginning of ventricular systole and end of ventricular systole. Type of heart sound. Beginning of ventricular systole यानी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुए यानी कौन से वेल्व क्लोज होंगे? कस्पिड वेल्व क्लोज होंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व जो है वो क्लोज होंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व या कस्पिड वेल्व के क्लोजर की वजह से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? लब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो बिगिनिंग में लब साउंड प्रोड्यूस होगा और डप एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया यानी अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में सेमिल्यूनर वेल्व क्लोज होंगे। तो सेमिल्यूनर वेल्व की क्लोजर की वजह से कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डप साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन, सिग्निफिकेंस इन प्लांट्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो प्लांट में यूज होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस, क्योंकि मिनरल आयंस डायरेक्टली सॉइल से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल में नहीं आ सकते, क्योंकि पहला रीजन तो ये है कि मिनरल आयंस की कॉन्सेंट्रेशन सेल में ज्यादा होती है और सॉइल में कम होती है, तो अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आना है। और दूसरा रीजन है कि सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही मिनरल आयन को क्रॉस नहीं करने देती बिकॉज ऑफ इट्स सेमी परमेबिलिटी। तो उसके लिए एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होता है, और इसीलिए इस टाइप का जो ट्रांसपोर्ट है उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आयंस एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यूज मिनरल आयंस। ठीक है। डिफ्यूजन होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। ड्यूरिंग द डे ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। ड्यूरिंग द नाइट कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर आती है। तो इस गैसियस एक्सचेंज के लिए डिफ्यूजन इस्तेमाल होता है। रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, पिगमेंट। रॉड सेल्स में रोडोप्सिन और कोन सेल्स में आयोडोप्सिन। आपको टेक्निकल टर्म ही यूज करनी है, विजुअल पर्पल और वो जो विजुअल वायलेट इस तरीके की जो टर्म दे रखी है, दैट अवॉइड यूजिंग। आप सिर्फ टेक्निकल टर्म यूज करोगे, दैट इज रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। सिंपल गॉइटर एंड एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, कॉज ऑफ द डिसऑर्डर। अभी अभी हम ये अब तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैच द कॉलम में देखा, फिर एच जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था वहां भी देखा, अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आ गया। तो सिंपल गॉइटर, कॉज ऑफ द डिसऑर्डर हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सेल साइकिल का डायग्राम है सेल डिवीजन का। ये जो स्टेज है
सबसे पहले तो आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो यहाँ पे ये सेंट्रियोल को देखते ही कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए, सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि ये एनिमल सेल है, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, एस्टर बन रहे हैं, तो ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं, और यही इसका रीजन है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है इसलिए ये एनिमल सेल है। नेम द स्टेज डिपिक्टेड इन द डायग्राम एंड व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व्ड इन दिस स्टेज। ये है यूनिक फीचर, जो ये सारे क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे आके इकट्ठे हो गए और सबके जो सेंट्रोमियर है वो एक सीधी लाइन बना रहे हैं इक्वेटर पे, सेल की इक्वेटर पे। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस स्टेज एंड दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज मेटाफेज। Name the type of cell division occur during replacement of old leaf by new leaf, mitosis, क्योंकि ये वेजिटेटिव सेल रिप्लेस हो रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के फॉर्मेशन के समय हमेशा क्या होता है, मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पे आएगा मियोसिस। What is the stage that comes before the stage shown in the diagram? तो इससे पहले आती है प्रोफेज। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द स्टेज मेंशन इन 4, तो आप इस तरीके से एक सेल बना लोगे, दो एस्टर यहाँ पे दिखा दोगे, स्पिंडल फाइबर निकले हुए दिखा दोगे, पर जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे नहीं होंगे, बस इस तरीके से स्कैटर्ड होंगे। और 4 क्रोमोसोम है सेल में, तो आप 4 क्रोमोसोम ही दिखाओगे। इस तरीके से कुछ अधूरे स्पिंडल फाइबर्स भी दिखा दोगे और फिर आप उसे लेबल कर दोगे। Mention the exact location of the following. Eustachian tube between the middle ear and throat. Lacrimal gland in the eyeball, near the eyelid. Malleus, it is present near the tympanum and incus. Hydathod in the margin of leaf. Pulmonary semilunar valve, it is present between pulmonary artery and right ventricle. Pulmonary artery and right ventricle. नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये डायग्राम आपको स्टडी करना है, देन यू हैव टू आंसर। नेम द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग इन द ग्रीन प्लांट दैट केप्ट द माउस अलाइव। तो ग्रीन प्लांट में ऐसा कौन सा यहाँ पे ऐसा कौन सा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से माउस अलाइव है। यहाँ पे माउस डेड हो गया है। डेड क्यों हो गया है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। यहाँ पे ग्रीन प्लांट की वजह से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों है, ग्रीन प्लांट ऐसा क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है, ग्रीन प्लांट कर रहा है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या बनती है, ऑक्सीजन बनती है। सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसकी वजह से माउस जिंदा है, जो कि किस में हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स में हो रहा है। माउस में नहीं पूछा है कि माउस में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रेस्पिरेशन नहीं आएगा यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन प्लांट का प्रोसेस पूछा है। एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मेंशन अबव, तो आप फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कर दोगे। फोटोसिंथेसिस इज दैट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स in the presence of sunlight and carbon dioxide produces carbohydrate and oxygen as a byproduct by using the solar energy in the presence of chlorophyll. So why did mouse die in Beljar B? Because of the lack of oxygen, no oxygen. क्योंकि कैंडल ने भी ऑक्सीजन यूज कर ली जलने के लिए और माउस ने भी ऑक्सीजन यूज कर ली रेस्पिरेशन में। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोसेस एज स्टेटेड वन फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। तो फूड फॉर ऑल, फोटोसिंथेसिस की वजह से फूड चेन चलती है, तो फूड फॉर ऑल प्लस ऑक्सीजन, लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन, वो जो है वो एकमात्र ऐसा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से बनती है। Represent the above mentioned physiological process in the form of a chemical equation. So 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll produces C6H12O6 plus 6O2 plus
6H2. So this is the correct equation for photosynthesis. Give biological reason for the following. Some women have facial hair like beard and mustaches. अभी हमने adrenal virilism discuss किया था थोड़ी देर पहले, match the column में. So it is because of the hyper secretion of adrenal cortex. People living in hilly area are generally suffer from simple goiter because of the lack of iodine in their food. No iodine in their food. In some xerophyte, leaves are modified into spine to reduce transpiration. क्योंकि leaves की वजह से transpiration होता है, xerophytes को वैसे ही पानी नहीं है और transpiration हो जाएगा तो कैसे survive करेंगे. तो transpiration को reduce करने के लिए उनकी जो leaf है वो किस में modify हो जाती है, spines में. There is frequent urination in winter than in summer, क्योंकि summer में भी sweat a lot, तो sweat की वजह से भी water loss होता है. So to conserve the body water, kidney reabsorb most of the water. That's why we urinate lesser in summers. But in winter, since very less sweating occur, so to maintain the water balance of the body, we used to urinate a lot. Then left ventricle of the heart has thicker wall because of the highest blood pressure. तो जो highest blood pressure होता है हार्ट में, वो कहाँ पे होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, क्योंकि इतने ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर की वजह से ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपने फार्देस्ट पॉइंट तक, बॉडी के फार्देस्ट पॉइंट तक ब्लड सप्लाई कर पाता है. तो इतने ज्यादा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर को बियर करने के लिए उसकी जो वॉल है वो थिकेस्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायग्राम गिवन बिलो shows the internal structure of spinal cord depicting a phenomenon. Study the diagram and answer the question that follows. तो फर्स्ट जो है यहाँ पे वो है सेंसरी नर्व, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पिन है, ये यहाँ चुभ रही है, पिन चुभ रही है, इसकी वजह से ये जो हो गया सेंस ऑर्गन हो गया. सेंस ऑर्गन से जो नर्व निकल रही है वो सेंसरी नर्व है. और वैसे भी यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन दे रखा है, तो जो डॉर्सल रूट से जो नर्व एंटर करती है वो कौन सी होती है, सेंसरी नर्व होती है. तो ये सेंसरी नर्व है ऑब्वियसली. और फिर ये जो निकल के यहाँ मसल तक जा रही है, इफेक्टर ऑर्गन तक जा रही है, ये है मोटर नर्व. और बीच में ये जो 3 है, वैसे तो यहाँ पे सेंटर कैनाल पे यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए, पर यहाँ पे डायग्राम में सेंटर नहीं है, तो यहाँ आप इसे ग्रे मैटर भी लिख सकते हो, पर एक्चुअली ये सेंट्रल कैनाल है जहाँ पे ये पॉइंट कर रही है. अगर यहाँ पे ये सर्किल गिवन हो तो, नहीं है तो फिर आप इसे ग्रे मैटर ही लिखोगे. Name the phenomenon that is depicted in the diagram. Define the phenomenon. So ये जो प्रोसेस है ये है रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन है ये. और रिफ्लेक्स एक्शन आर द इनवॉलेंटरी क्विक reactions which happens due to the external stimuli, most of the time without the involvement of brain. Give the technical term for the point of contact between two nerve cell is synapse. Synapse. यहाँ पे साइनेप्सिस मत लिख देना गलती से भी. साइनेप्सिस अलग टर्म होती है. साइनेप्सिस होती है मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में जो क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता है, तो वो जो जंक्शन बनता है उस जंक्शन को साइनेप्सिस बोलते हैं. दैट इज डिफरेंट थिंग, वो साइनेप्सिस है. और ये जो 2 नर्व सेल्स के बीच में जो कांटेक्ट है इसे साइनेप्स बोलते हैं. So there is a difference. Okay. Label the part number 1 to 3 हम already कर चुके. How does the arrangement of neuron in the spinal cord differ from that of brain? तो brain में gray matter outer होता है. Gray matter is made up of cell body cytone. तो cytones are arranged in cortex or outer side,
and neurons, sorry, axons, not neurons, axons are in the middle. ये ब्रेन में होता है. और स्पाइनल कॉर्ड में जैसा कि हमें दिख ही रहा है, सेंटर में साइटोन है और बाहर की तरफ क्या है, एक्सोन्स है. गिव एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल और टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग. सो प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग water and salt balance in the blood, osmoregulation, hormone which regulate the secretion of other endocrine glands, tropic hormone. ट्रॉपिक हार्मोन. हमें एप्रोप्रिएट बायोलॉजिकल टर्म देनी है, बट ये नहीं बताना कि कौन सी ग्लैंड का हार्मोन है, पिट्यूटरी हार्मोन है, ये नहीं बताना. हमें बायोलॉजिकल टर्म देनी है और ऐसे हार्मोन्स को बायोलॉजिकल टर्म क्या बोलते हैं हम, ट्रॉपिक हार्मोन. नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. Direct contact and along the concentration gradient from higher to lower, and movement of molecule of substance, any substance, solid, liquid or gas. So obviously ये क्या है, diffusion. The complex consisting of DNA strand and a core of histone, nucleosome. Squeezing out of white blood cell from the capillaries into surrounding tissue, diapedesis. Then question number 6. Diagram given below is that of a structure present in human kidney. ये जो है वो क्या है, नेफ्रॉन है. तो कौन सा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है इसमें, नेफ्रॉन, या फिर आप इसे किडनी टिब्यूल या फिर आप इसे रीनल टिब्यूल भी लिख सकते हो. What is the liquid that is entering part 1 called? तो part 1 क्या है, part 1 है ये ग्लोमेरुलस. तो ग्लोमेरुलस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद आता है जो लिक्विड आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं. रीनल फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. Name two substances present in the liquid that can reabsorbed in the tubule, water and glucose and some salt. So water and glucose are some substances which are present in glomerular filtrate and which are being reabsorbed during selective reabsorption. What is the fluid that comes to part 2? Part 2 है collecting duct. Collecting duct में जो part पहुंचता है उसे यूरिन बोलते हैं. नेम द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट. तो यूरिन का जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है, यूरिया है. मेंशन द 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड इन 3 अबव. तो यूरिन के फॉर्मेशन के 3 स्टेप पूछिए. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, selective reabsorption, and finally tubular secretion. So ये 3 स्टेप है. Name the substance which may be present in the fluid too if a person suffer from the diabetes mellitus. Diabetes mellitus which happens due to the insufficient secretion of insulin, and that is glucose. The substance which is present in urine of the patient of diabetes mellitus is glucose. Then explain the term plasmolysis. Give one application of this phenomenon in our daily life. Plasmolysis. Plasmolysis. 2 वर्ड से मिलके बना है. प्लाज्मो, प्लाज्मा, लाइसिस, टूटना. साइटोप्लाज्म जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर लॉस, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है, सेल का जो लिविंग पार्ट होता है, वो सेल वॉल के एक कॉर्नर में जाके कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है. इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और हम डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करते हैं to protect our food material from fungus and bacteria.
तो जैसे जैम्स, जेली, अचार, पिकल, ये जो होते हैं इनके अंदर हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं सॉल्ट की और शुगर की, जिसकी वजह से इसमें ये बहुत जल्दी खराब नहीं होते और काफी लॉन्ग टाइम तक हम इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं. So to preserve the food items from the fungal and bacterial infection, we increase their concentration, sugar and salt concentration, so that any bacterial cell or fungal cell enters those food substances, get plasmolized, and the food, we can preserve the food for a long time. Enumerate the steps involved in testing of green leaf for the presence of starch. तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 24 आवर? ऑब्वियसली नॉट. अगर आपने प्लांट को सबसे पहली स्टेप में 24 आवर डार्क में रख दिया तो फिर उसके बाद तो स्टार्च टेस्ट हमेशा डेफिनेटली 0 ही आएगा. यहाँ पे हम फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी. फोटोसिंथेसिस के लिए अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो ऑब्वियसली सबसे पहले आपको प्लांट को डिस्टार्च करना पड़ेगा. यहाँ हम पूछ रहे हैं कि स्टार्च टेस्ट जो करते हैं लीफ में, जब फोटोसिंथेसिस आपने करा दिया प्लांट में, अब उसमें जो एक लीफ आपने तोड़ी उसमें आपको स्टार्च टेस्ट करना है, उसकी स्टेप पूछ रहे हैं. तो सबसे पहली स्टेप होती है कि आप लीफ को बॉईल करो वाटर में. वाटर में बॉईल करने से लीफ की जो सेल्स होती हैं वो किल हो जाती हैं. सेकेंड स्टेप होती है उसको अल्कोहल यानी मिथाइलेटेड स्पिरिट में बॉईल करो, उसको डीक्लोरीफाई करने के लिए, उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको डिसॉल्व करने के लिए. थर्ड स्टेप में उसे थोड़े टाइम के लिए कोल्ड वाटर में रखो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए. और फोर्थ स्टेप है अब उसमें आयोडीन सोल्यूशन ऐड करो टू सी द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, if the starch is present or not. तो ये 4 स्टेप आनी है यहाँ पे. नेक्स्ट है ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. यहाँ पे आपको इंटरनल ईयर का डायग्राम बनाना है. नेम द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टैटिक बैलेंस इन ह्यूमन बीइंग. तो स्टैटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रिक्यूलस एंड सेक्यूलस. सो ये स्टैटिक बैलेंस मेंटेन करते हैं. इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको इस तरीके से 3 सेमी सर्कुलर कैनाल बनानी पड़ेंगी. फिर इस तरीके से एक स्वलन हिस्सा बनाना पड़ेगा यूट्रिकुलस एंड सेक्युलस का, और फिर उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी कोक्लिया इस तरीके से, और फिर आप उसको लेबल कर दोगे. ये सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये यूट्रिकुलस है, ये सेक्युलस है, फिर ये कोक्लिया है. तो इस तरीके से आप उसको लेबल कर दोगे. उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन नंबर 7. द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट. आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. विच पार्ट ऑफ हार्ट इन द डायस्टोलिक फेज. देखो ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है ये ओपन है, ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में एंटर कर रहा है. सो ऑब्वियसली जो वेंट्रिकल्स हैं दे आर इन द डायस्टोलिक फेज. और रीजन बिकॉज द ब्लड इज एंटरिंग इन द ventricles and the atrioventricular valves are open. Label the part number 1 and 2 in the diagram. So ये 1 है, ये 2 है. तो 1 क्या है यहाँ पे? 1 है यहाँ पे pulmonary artery और 2 क्या है? pulmonary vein. What type of blood flows through them? pulmonary artery में deoxygenated blood होता है और pulmonary vein में oxygenated blood होता है. ये exceptional arteries और vein है. What cause the heart sound lub and dup? So lub प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एवी वेल्व या बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व, और डब प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वेल्व. सेमिल्यूनर वेल्व. नेम द ब्लड वेसल दैट सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स. कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो खुद हार्ट की वॉल को ऑक्सीजन सप्लाई करती है. ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन आर्टरी एंड वीन. तो आपको वही आर्टरी एंड वीन वाला क्रॉस सेक्शन बनाना है. 3 लेयर बनानी है.
सबसे और ये आर्टरी हो गई। फिर वीन की थोड़ी वाइडर ल्यूमन बना के 3 लेयर बनानी है। और फिर आपको लेबलिंग कर देनी है। सबसे बाहर कौन सी हो गई कनेक्टिव टिश्यू, बीच में कौन सी हो गई मस्कुलर, और सबसे एंड में क्या हो गई एंडोथेलियम। और फिर यहाँ पे दिखा देनी है नैरो ल्यूमन और यहाँ पे दिखा देनी है वाइडर ल्यूमन। A potted plant with a variegated leaf was taken in order to prove a factor necessary for photosynthesis. Variegated plant है, यानी ऐसी लीफ चूज की गई है, ऐसा प्लांट चूज किया गया जिसकी लीव्स में कुछ पार्ट्स में क्लोरोफिल है, कुछ में नहीं है। ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, पेल येलो पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है। तो ऑब्वियसली कौन सा फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का जो हम टेस्ट कर रहे हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल वो फैक्टर है जो हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है एंड एब्सेंस की वजह से नहीं होता, यानी क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस इक्वेशन, तो आप इसकी इक्वेशन लिख दोगे वही 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll A and chlorophyll, it produces C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O. Why was the plant kept in the dark before beginning the experiment? एक्सपेरिमेंट से पहले हमने इसे डार्क में रखा क्योंकि हम इसे डी स्टार्च करना चाहते थे, तो टू डी स्टार्च द प्लांट, जो ताकि इसमें जो पहले से प्रेजेंट स्टार्च है वो खत्म हो जाए और हमारा जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल सही आए। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ स्टार्च टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन लीफ ए? तो जो पेल येलो पार्ट है यहाँ पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और जो ग्रीन पार्ट है यहाँ पे जो स्टार्च टेस्ट है वो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट विद वेरीगेटेड लीफ। क्रॉटन, क्रॉटन एक एग्जांपल है जिसमें प्लांट्स में वेरीगेटेड लीफ होती हैं। नीट लेबल डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो आपको ऐसे एक ओवल ऑर्गेनेल बनाना है, उसके अंदर इस तरीके से कुछ स्टेक्स दिखाने हैं, उन स्टेक्स को इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे लेबलिंग करनी है मैट्रिक्स, यहाँ पे लेबलिंग कर देनी है थाइलेकॉइड, इस तरीके से पूरे स्टेक को बता देना है ग्राना, और जो ये इंटरकनेक्टिंग है इन्हें बता देना है फ्रेट। तो इस तरीके से आप इसकी लेबलिंग कर दोगे। सो ये हो गया आपका ओवरऑल पेपर। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। थैंक यू and all the very best for the preparation of your board exam.